नमस्कार। शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु चलाए जा रहे इस विशेष मुहिम दिशा निर्देशन में आपका स्वागत है। हम आज हिंदी विषय से संबंधित जो कि दूसरे भाग में यानी जो कंटेंट विभाग होता है, जिसमें अधिकतर पाठ्यक्रम से संबंधित या फिर हमारी भाषाई संबंधित बातों को छोड़ अन्य जितने भी ग्रामर से संबंधित भाषाई भाग हैं, उन सभी भागों को देखा जाता है। उसी के अंतर्गत एक विशेष इसमें एक पार्ट रखा गया है, वह है साहित्य और उसकी विधाएं, जिसे साहित्यिक विधाएं और उसकी विशेषताएं इस इकाई 2 के नाम से यह प्रचलित हुआ है, जो कि पाठ्यक्रम में। तो चलिए आज हम इसमें साहित्य क्या है, साहित्य कैसे कहते हैं, साहित्य लेखन की परंपराएं क्या है, हिंदी साहित्य के का पूरे विभाग को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उसमें साहित्यिक विधाओं में कौन कौन सी विधाएं आती हैं, तो उसमें कौन सी विधा को आज हम देखने वाले हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं साहित्य की विधाएं और उनकी विशेषताएं, जो कि विभाग 3 इकाई 2 के अंतर्गत आता है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो काल क्रमानुसार किया गया हो, उसे इतिहास कहते हैं। यानी जो अतीत के तथ्य हैं, अतीत में घटना जो भी हुई हो, जो भूतकाल में घटनाएं हुई हो, उन सारी घटनाओं को जब उसके वर्णन को विश्लेषण करते हुए तथ्यों के अनुसार, उसके तिथियों के अनुसार, उसके काल क्रमानुसार जब हम उसका लेखन करते हैं, तब उसे इतिहास कहा जाता है। इतिहासकार अपने वर्तमान का अंतःसंबंध अतीत से जोड़ने का प्रयास करता है। कई सारे इतिहासकार होते हैं जो इतिहास की किताबें लिखते हैं, वे अमूमन करते यह हैं कि अपने जो वर्तमान का जो अंतःसंबंध है, उसे अतीत से जोड़ने का वह प्रयास करते हैं, उसे लिंकअप करने का वो लोग प्रयास करते हैं। इसलिए साहित्यकार की दृष्टि में साहित्य एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। E.H. कार के अनुसार, बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे इतिहासकार हैं ये, इतिहास क्या है नामक एक शीर्षक से इनकी बहुत ही प्रसिद्ध किताब पब्लिश हुई हैं, जो इतिहास क्या है इस शीर्षक से है। E.H. कार के किताबों के नाम भी इसमें आ सकते हैं। इससे पहले हम जो भाषाई भाग देखे थे, उसका अलग और इसका विभाग अलग है। भाषा से संदर्भित, साहित्य से संबंधित जो भी विषय आते हैं, वे जो है हिंदी साहित्य के इतिहास और उसकी विधाओं के अंतर्गत हमें देखना होता है। तो E.H. कार ने कहा है, अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देकर कारण और प्रभाव से उसके क्रम से रखना इतिहास कहलाता है। फिर से एक बार देखिएगा, अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देकर कारण और प्रभाव के क्रम से रखना ही इतिहास है। मतलब जो अतीत में जो घटनाएं हुई थी, उनके सभी तथ्यों को कालक्रमानुसार और क्रमबद्धता से देते हुए जब हम उसके प्रभाव के क्रम को रखते हैं, तो वह इतिहास कहलाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की कुछ पद्धतियां भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन हम उन सभी को हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं मानते हैं। वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं जो हिंदी साहित्य के लेखन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई हैं? तो चलिए एक बार उस पर भी दृष्टिपात डालते हैं। इसमें पहला जो पद्धति का प्रकार दिया गया है, वह है वर्णानुक्रम। इसे वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए गारसाद तासी, इनकी प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंडिये हिंदुस्तानी। ये उस इतिहास ग्रंथ का नाम है, किनके? गारसाद तासी। और इन्होंने 1839 ईस्वी में और 1847 ईस्वी में इसके 2 भाग प्रकाशित किए थे। पहला भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा 1847 ईस्वी में। तो इन्हें जो है वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इसके पश्चात वर्णानुक्रम में लिखे गए एक और इतिहासकार है, वह है शिवसिंह सेंगर। इन्होंने शिवसिंह सरोज करके 1883 ईस्वी में एक इतिहास ग्रंथ लिखा था,
जो कि वर्णानुक्रम से संबंधित था। लेकिन इस पद्धति का एक यह नुकसान है, मान लीजिए कबीर और केशव दोनों भी इतिहास के कालजयी लेखक हैं, रचनाकार हैं। यदि हम वर्णानुक्रम से इनको लें तो कबीर को और केशव को एक साथ लिखना पड़ेगा, भले ही वे भक्ति काल से संबंध रखते हों या फिर रीतिकाल से संबंध। यानी कोई भी रचनाकार चाहे वर्णानुक्रम में कहीं पर भी आता हो, वह उसी वर्ण में आएगा। इसलिए वर्णानुक्रम पद्धति जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों में से न के बराबर माना जाता है। लिखा तो है इसे भी, गारसादा तासी ने और शिव सिंह सेंगर ने जो इतिहास ग्रंथ लिखे हैं वे इसी कोटि में आते हैं, जिसे वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। जैसे हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, स्वर व्यंजन, उसी प्रकार इस इतिहास ग्रंथ में कवियों की रचनाओं का हमें उल्लेख मिलता है, कवियों का भी उल्लेख इसमें मिलता है। उसके पश्चात जो दूसरी पद्धति है वो है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम मतलब जिस काल में जिन जिन कवियों ने योगदान दिया था, जिन्होंने जो कुछ भी लिखा था, उसको काल क्रमानुसार विभाजित कर इतिहास ग्रंथ लिखना। इस पद्धति में जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, ये दो इतिहासकारों ने जो है काल क्रमानुसार पद्धति को अपनाते हुए इतिहास ग्रंथ लिखे थे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान करके इतिहास ग्रंथ लिखा था, जो 1888 में ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था, जो 1913 ई में इसके 2 भाग प्रकाशित हुए थे और अंतिम जो तीसरा भाग है वह 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कालानुक्रम पद्धति से लिखे गए इतिहास ग्रंथों की गणना में ये आते हैं। उसके पश्चात तीसरी जो पद्धति है वह है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है और उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। यानी वैज्ञानिक पद्धति में हम इतिहास लेखक के जो गुण हैं वह पूर्णतः निरपेक्ष होता है, एकदम वो निष्पक्ष होकर जो है वो लिखने की प्रयास करता है। इसके पश्चात विधेयवादी पद्धति का भी प्रचारण हुआ था। साहित्य का इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई। इस पद्धति के जन्मदाता वेन माने जाते हैं। देखिए परीक्षार्थी ध्यान दें, वेन एक इतिहासकार हैं, उनके द्वारा इतिहास लेखन की पद्धति का सूत्रपात हुआ था। कौन सी सूत्रपात? विधेयवादी पद्धति। इन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है। किन्होंने? वेन ने 3 शब्दों में बांटा है। वे हैं जाति, वातावरण और क्षण विशेष। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की जो परंपराएं हैं, जो पद्धतियां हैं, वे 4 अलग अलग विभागों से होते हुए आई और अंत में विधेयवादी पद्धति का उपयोग करके जो है इतिहास लिखने की श्रेष्ठ पद्धति का लोगों ने जो है अनुमान लगाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह एक ऐसा नाम है जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर अजरामर हुआ है। आज हिंदी साहित्य से संबंधित सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल की किताब की जो बुनियाद है, उस बुनियाद को अभी तक किसी ने हिलाने की कोशिश नहीं की। इतनी मजबूत नींव उसने डाली थी इस किताब। तो रामचंद्र शुक्ल की किताब जो है भारत स्वतंत्रता पूर्व लिखी गई थी। अब बहुत सारे शोध हुए हैं, कई सारे उसमें विषय मिलाने भी हैं, कई सारे विषय निकालने भी होंगे। इस दृष्टि से अब रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का महत्व उतना नहीं रहा जितना कि होना चाहिए था। इसलिए बच्चन सिंह हो, रामस्वरूप चतुर्वेदी हो, नगेंद्र हो या सुमन राजे हो, इन सभी ने एक से एक बढ़कर जो है इतिहास ग्रंथ लिखे हैं जो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को चुनौती देते हैं। लेकिन यह बात भी साहित्यकार कबूल करते हैं कि मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास को जब भी लिखा जाएगा रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें जो विधेयवादी दृष्टि को अपनाकर उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं नलिन विलोचन शर्मा। वे थोड़े से विचार करने लायक, उस पर चर्चा करने लायक, इस दिशा में अध्ययन करने लायक बात है।
क्योंकि किसी लेखक को अधिक तुल देना, किसी दूसरे लेखक को बिल्कुल थोड़ा महत्व देना, ये कहीं ना कहीं विधेयवादी दृष्टि को अपनाने की बात कहते हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की चर्चा करते हुए हम उतनी ही उसकी प्रसिद्धि का या फिर उसकी वाहवाही करते हैं जितनी कि उसकी बुराइयों की। बुराइयां यानी उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो जाति को लेकर या फिर किसी अन्य विधा को लेकर उन्होंने जो किसी को उच्च और किसी को निकृष्ट ठहराने का जो बात किया है, उससे यह अंदाज़ा लग सकता है कि वे भी कहीं ना कहीं जो है जात पात से ग्रसित रहे होंगे। तो हमारा विषय दूसरा है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है। हिंदी में साहित्य लिखने की जो विधेयवादी पद्धति का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, उन्होंने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक ग्रंथ लिखा जो आज भी बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। तो हम काल विभाजन और उसका नामकरण देखते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हड़बड़ी में मैंने हेडिंग को थोड़ा सा कलर देना भूल गया है, जो आपको नहीं दिखाई देगा, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। काल विभाजन और नामकरण ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र यानी एक ट्री डायग्राम है। हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन एवं नामकरण, यही काल विभाजन हमें यहाँ पर लेना था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को हम कुल मिलाकर 4 विभागों में विभाजित करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पूर्व मध्यकाल। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हमने दिया है वह पूर्व मध्यकाल, उसे भक्ति काल के नाम से भी हम अभिहित करते हैं। तीसरा जो विभाजन यहाँ पर किया गया है काल विभाजन, वह है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल के नाम से भी अभिहित किया जाता है। अंतिम जो नामकरण किया गया है वह है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल नाम से हम लोग पहचानते हैं। तो अब यह जो पृष्ठभूमि हम लोगों ने बताई, उस पृष्ठभूमि बताने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि यहाँ पर हम जो हिंदी साहित्य या फिर साहित्यिक विधाएं, उसकी विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं दूसरे विभाग के अंतर्गत, दूसरी इकाई के अंतर्गत, जो तीसरे विभाग में पड़ता है, यानी थर्ड पेपर यानी जो सिलेबस दिया गया है। फर्स्ट पेपर जीके एंड करंट अफेयर्स में है। दूसरा जो विभाग है वो पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन है। तीसरा जो विभाग है वो कंटेंट, और चौथा जो विभाग है वो भाषा शिक्षण से संबंधित। तो यह जो विभाग हम पढ़ रहे हैं वह तीसरे विभाग में इकाई 2 में आता है, जो साहित्यिक विधाएं और जो गद्य काल नाम से यहाँ पर आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, आधुनिक काल को ही हम गद्य काल नाम से भी अभिहित करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो तीसरा विभाग है यानी कंटेंट का जो विभाग है, उसमें जो दूसरी इकाई है, सेकेंड वन इकाई जो है, यूनिट है, वह है साहित्यिक विधाएं और उसकी विशेषताएं। तो वो कहाँ पर आता है? गद्य काल के अंतर्गत। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया है उसमें आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल के अंतर्गत ये सारी विधाएं आती हैं जो कि साहित्यिक विधाओं के नाम से जाने जाते हैं। तो यह सब दर्शाने के लिए, यह सब बताने के लिए ये ट्री डायग्राम भी आपको बताने की कोशिश की गई थी। उसके पश्चात अब देखते हैं साहित्यिक विधाएं क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन पद्य एवं गद्य विधाओं में सरल रूप से किया जाता है। हिंदी साहित्य की कई विधाएं आज प्रचलित हैं। इनमें कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, ऐसे कई महत्वपूर्ण अंग हैं। तो हिंदी साहित्य का जो अध्ययन हम करते हैं तो पद्य भाग को छोड़कर जो आधुनिक काल में जो गद्य भाग है, गद्य काल करके भी हम लोग उसको संबोधित करते हैं, उसका जो विकास हुआ है, उस विकसित रूप में हिंदी साहित्य के सभी विधाओं ने अपना अपना योगदान बहुत अच्छे रूप से, बहुत बड़े रूप से दिया है। इसलिए तो इसके अंतर्गत आज हम जो मुख्य रूप से विशेष चर्चा करने वाले हैं वह है कहानी। हिंदी गद्य विधाओं में कहानी सबसे सशक्त विधा बनकर विकसित हुई है। लगभग हर विधा अपने अपनी विशेषताओं को लेकर आती हैं। वैसे ही
हिंदी साहित्य में गद्य विधाओं के अंतर्गत सबसे सशक्त और लचीली, साथ ही साथ अपने में सब कुछ मिलाकर लेने वाली एक ऐसी विधा है, वह है कहानी, जिसे स्टोरी करके अंग्रेजी में संबोधित किया जाता है। उपन्यास और कहानी दोनों में कथा तत्व विद्यमान होता है। उसके जो तत्व होते हैं, 6 जो तत्व होते हैं, वे 6 तत्वों में यह निर्धारित किया जाता है कि मतलब उक्त रचना कितनी सफल हुई है, कितनी असफल रही है। तो दोनों में, उपन्यास और कहानी, लगभग दोनों मिलते जुलते विधाएं माने जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दोनों का अलग अलग ऐसा संबंध है। फिर भी दोनों में कथा तत्व विद्यमान होता है। कहानी में जीवन के किसी एक अंग या एक संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, तो उपन्यास में संपूर्ण जीवन के पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। यदि मान लीजिए कहानी और उपन्यास में कौन से मूलभूत विरोध हैं, या विरोध तो नहीं कह सकते हैं, उसमें कौन से ऐसे बदलाव हैं जो उसे कहानी कह देती है और उसे जो है उपन्यास कहना पड़ता है, तो उसमें कहानी जो होती है उसमें जीवन के किसी एक ही पहलू पर, जीवन के किसी एक अंग पर प्रकाश डाला जाता है, जबकि उपन्यास में किसी व्यक्ति विशेष के या फिर किसी संबंधित विषय के जो है संपूर्ण उसके विषय पर जो है प्रकाश डाला जाता है। इसलिए ये दोनों में जो मूलभूत अंतर है वह यही है कि कहानी जो है किसी एक विषय से संबंधित किसी एक ही पहलू के बारे में बात करती है, तो उपन्यास संपूर्ण पहलुओं को लेकर आगे बढ़ता है। उपन्यास में जीवन की समग्रता का अंकन किया जाता है, यानी कहानी में केवल जीवन के किसी एक भाग पर प्रकाश डालकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन उपन्यास में संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा उसमें जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ धनी अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के अनुसार कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते रहते हैं। यह प्रश्न जो है गुरुकुलम एग्जाम में पूछा गया था। अज्ञेय के अनुसार एक कथन दिया गया था, सूक्ष्मदर्शी मतलब कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। यह कथन किनके द्वारा लिखा गया है करके ऐसा ही कुछ मिलता जुलता प्रश्न गुरुकुलम के मेन एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए परीक्षार्थी थोड़ा सा ध्यान दें। अज्ञेय के अनुसार यह जो बात कही गई है, मतलब कहानी इतनी ऐसी एक बाइनोकुलर की तरह है या फिर एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र की तरह है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के सारे दृश्य जो है अपने आप खुलने लग जाते हैं। हिंदी कहानी की विकास यात्रा 1900 ईस्वी से माना जाता है। लगभग हिंदी साहित्य में 19वीं ईस्वी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि लगभग इसी काल से, नवजागरण काल से भी पहले से लेकर जो है वहाँ पर सरस्वती पत्रिका की जो प्रकाशन व्यवस्था हुई थी, तब से जो है हिंदी साहित्य एक अलग ही अपना पंथ लेकर चलता रहा, जो आज भी उसी तेज गति से आगे बढ़ रही है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाए, यह विवादास्पद प्रश्न है। लगभग मैं समझता हूँ हर साहित्य के इतिहास में यह प्रश्न ज्वलंत रहा होगा कि कोई भी विधा लीजिए, चाहे कहानी लीजिए, उपन्यास हो, रिपोर्टाज हो, या फिर कोई भी जो प्राचीन काल के संबंधित थे, वे पूरे के पूरे जो है अभी भी विवादास्पद बने हुए हैं। जैसे कहानी, हमने मोटे तौर पे कहा कि 19वीं सदी से जो है हिंदी कहानी की रचनाएं आनी शुरू हो जाती है, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ कहानी या फिर प्रथम कहानी किसे माना जाए, इसमें अभी भी किसी विद्वान का मत जो है मत के नहीं हुआ है। इस संबंध में जिन कहानियों का नाम लिया जाता है वे हैं रानी केतकी की कहानी, मुंशी ईशा अल्लाह खान, मतलब कुछ लोग या फिर कुछ विद्वान जो है इस कहानी को हिंदी कहानी का सर्वप्रथम कहानी के माध्यम से मानने के पक्षधर हैं। तो कुछ लोग राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनके द्वारा लिखी गई कहानी को कुछ लोग हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। उसके पश्चात इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई यह कहानी कुछ
आलोचकों के अनुसार या फिर कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो है हिंदी साहित्य की पहली कहानी मानी जाती है। दुलाई वाली यह भी एक कहानी है जो बंग महिला ने लिखी थी। उसके पश्चात एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रेन इन्होंने लिखी थी कहानी। और अंत में रामचंद्र शुक्ल जो 11 वर्ष का समय नामक कहानी लिखे हैं। तो इन सभी कहानियों को हर खेमे के लोग जो है उसे ही पहली कहानी मानने के पक्ष में आते हैं, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है कि मतलब इनमें से कौन सी कहानी प्रथम है, कौन सी कहानी द्वितीय, या फिर इसमें कौन सी कहानी में कहानी के तत्व विद्यमान थे, किस कहानी में विद्यमान नहीं थे। यह अंदाज़ा लगाना आज भी कठिन बन गया है। रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत ही कालजयी लेखक माने जा सकते हैं और हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा में उन्होंने जो लेखन लिखा है उसकी न तो कोई बराबरी कर सकता है और न ही उन तक पहुंच सकता है, यह बात दोहराई नहीं जाती। तो इनकी कहानी है लिखे हैं, ये भी कहानी लिखते हैं, आलोचना के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान रहा है। तो कहानी पहली कौन सी है, इसके संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, इंदुमती हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी है जिसका प्रकाशन 1900 ई में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। तो रामचंद्र शुक्ल जो है इंदुमती को ही हिंदी की पहली और मौलिक कहानी मानते हैं जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। नवीन अनुसंधानों के आधार पर यह कहा जाने लगा कि 1901 में प्रकाशित एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक माधवराव सप्रे थे, को हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी माना गया है। मतलब रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को कहते हैं, नवीन अनुसंधान कहते हैं कि 1901 में प्रकाशित एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी हिंदी साहित्य की पहली कहानी है। हिंदी कहानी के विकास को या फिर हिंदी कहानी के इतिहास को यदि हमें पढ़ना है तो उसे कई कालों में विभाजित करना होगा। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, ऐसे कई नामों से इसको विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से 3 भाग। उसमें है पहला प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। इसकी समय सीमा शुरू होती है 1900 से 1915 तक ईस्वी। तो यह जो काल है, इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी। बस उसका वो बचपना था कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि मतलब वो तो अभी बाल्यावस्था में है। तो 19वीं सदी में जब हिंदी कहानी अपने बाल्यावस्था में थी, लगभग तब से ही कहानी की विकास क्षेत्र की ओर बढ़ने का साहित्यकारों को भाया। इस काल में कई कहानीकारों ने बेजोड़ कहानियाँ लिखकर हिंदी कहानी को नया आयाम देने का सफल प्रयास किया है। तो 1900 से लेकर 1915 तक की इस कालावधि में कई सारे कहानीकारों ने बेजोड़ कहानियाँ लिखकर समस्याओं का उजागरण करने का उन्होंने प्रयास किया। अब उसके पश्चात आते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी 1900 से 1915। उसमें कई सारी कहानियाँ हैं, जो माधवराव मिश्र की कहानी आती है मन की चंचलता, प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन की ये कहानी है, राखीबंद भाई, नकली किला वृंदावन लाल वर्मा की ये कहानियाँ हैं। इनमें सभी के सभी कहानी जो है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के अंतर्गत आते हैं, जिनका कार्यकाल सन 1900 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक इसमें लाया जाता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, इसमें विश्वंभरनाथ कौशिक का नाम विशेष रूप से आदर से लिया जाता है। उनकी एक कहानी थी रक्षाबंधन, जो भाई और बहन के दोनों के संबंध को उजागर करते हुए यह कहानी लिखी गई थी। उसके पश्चात है ज्वालादत्त शर्मा, इन्होंने मिलन नामक कहानी लिखी है। ज्वालादत्त शर्मा। उक्त सभी कहानियाँ सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। मतलब विश्वंभरनाथ कौशिक की हो या फिर रक्षाबंधन से संबंधित हो या एक टोकरी भर मिट्टी ही क्यों न हो, ऐसे जितने भी कहानियाँ हैं तत्कालीन कहानीकारों ने जो लिखा था, उन सभी को जो है
सरस्वती पत्रिका ने छापा था। मतलब मैगजीन्स का जो पत्र होते हैं उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें जो कला है उस कला को, छिपी हुई कला को बाहर निकालने के लिए उन्होंने जो है उन रचनाओं को छापना शुरू कर दिया। और तब से सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियों ने हिंदी कहानी को एक नवीन दिशा और दशा प्रदान की थी। इसे हम दोहराए नहीं मान सकते। 1900 में काशी से इंदु पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। अब यहाँ पर दो धाराएं जो है अलग अलग और एक ही साथ चलते हुए दिखते हैं, एक प्रेमचंद और दूसरे कौन से, इंदु के प्रकाशन का जो काल चल रहा है वो। तो जयशंकर प्रसाद ने जो है इस पत्रिका का संपादन किया था। तो 1909 में काशी से इंदु पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियां प्रकाशित होने लगी। इंदु नामक पत्रिका कब शुरू हुई, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो इंदु पत्रिका जो है हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। इसके पश्चात जयशंकर प्रसाद की जो अन्य कहानियां हैं वो पूरे इंदु पत्रिका में छपे जाने लगी। इसमें प्रकाशित सभी कहानियों का संग्रह छाया नाम से सन 1912 में प्रकाशित हुआ। छाया नामक कहानी संग्रह किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? आपका उत्तर होना चाहिए जयशंकर प्रसाद। या फिर कुछ अलग नाम रखने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो कहानियाँ हैं इंदु में प्रकाशित कहानियाँ, उनके संपादक जयशंकर प्रसाद थे, जिसका संपादन जो है 1912 में हुआ था, 2000 किसी इसमें नहीं। मतलब थोड़ा सा ये तिथियों को ध्यान में रखना है। तो इसमें 1912 में जो प्रकाशित कहानी संग्रह है छाया नाम से, वह जयशंकर प्रसाद के कार्यकाल में आया हुआ था। कानों में कंगना नामक यह कहानी राधिका रमन प्रसाद की कहानी है जो इंदु में 1913 में प्रकाशित हुई थी। देखिए एक साहित्यिक विभाग को हम कैसे आगे लेकर जा रहे हैं, उसमें इन पत्रिकाओं का कितना बड़ा योगदान है, ये हम इनके द्वारा लिखे गए या फिर प्रोत्साहन दिए गए कवि, नवोदित कवियों का, लेखकों से जो है हमें पता चलता है। क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर सब लोग जो है बहुत बड़ी दृष्टि ले रहे थे, इसलिए किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो बातें हैं वो न हो, इसलिए सब लोग जो है अपने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास को उजागर करने के साथ साथ समाज में जो गलत धारणाएं हैं, जो गलत बातें हैं, उन सभी को जो है वो अच्छे से समाज के सामने दिखाने का सफल प्रयास कर रहे थे। उसके पश्चात 1918 ई में काशी से हिंदी गल्पमाला नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। हिंदी गल्पमाला, हिंदी गल्प, ये जो शब्द है गल्प, जो पश्चिम बंगाल से आया हुआ करके हम लोग मानते हैं। तो गल्प यानी कहानी संग्रह, इसे कई नामों से भी जाना जाता है। 1918 ई में काशी से हिंदी गल्पमाला नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। इधर चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जा सकते हैं। मतलब ऐसा होते हुए भी, चाहे वो इंशाअल्लाह खान हो, दुलाई वाली हो, माधवराव सप्रे हो या फिर कोई और हो, ऐसा होते हुए भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जा सकते हैं, जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के इतिहास के अंतर्गत वे आते हैं। उसके पश्चात प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी जो 1900 से लेकर 1915 तक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। इनमें उसने कहा था यह कहानी आज भी उतनी ही पढ़ी जाती है लोगों द्वारा जितने की तत्कालीन समाज में इसे पढ़ी गई थी। तो यह जो है बहुत ही अनोखी कहानी है। फ्लैशबैक, जिसे मतलब लास्ट में जाकर लिखना, मतलब अतीत में जाकर लिखना होता है, उस तरह की कहानी का संगठन या संग्रहण लिखने का जो कौशल है वो केवल इन्हीं में हो सकता है। इनमें से उसने कहा था का प्रकाशन 1915 ई में सरस्वती में हुआ था। देखिए
हमने पहले भी कहा कि मतलब सरस्वती पत्रिका जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को और विशेष विधाओं को जो है आगे लेकर जाने में बहुत बड़ा योगदान निभाती है, जो द्विवेदी जी के काल में आता है। उसके पश्चात कथ्य और शिल्प की दृष्टि से उसने कहा था कहानी इस युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। उसका कथ्य भी बहुत अलग सा है, सभी कहानियों को मात करने वाला उसका कथ्य है, और शिल्प भी जो है, शिल्प विधान जो है उस कहानी में थोड़े से परिवर्तित करके लिए गए हैं। इसलिए उसने कहा था कहानी इस युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। हिंदी कथा यात्रा के इस चरण में कहानी अभी बाल्यावस्था में ही थी। मतलब हिंदी कथा यात्रा जब से शुरू हुई उस चरण में कहानी जो है अभी बाल्यावस्था में ही थी, क्योंकि उसका अभी विकास नहीं हुआ था, उसका ग्रोथ अभी नहीं हुआ था। इसलिए ऐसा कहा गया कि वह जो है बाल्यावस्था में ही है। हिंदी कहानी का विकास लगभग 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। कब से? 1900 ईस्वी से। वह क्या था? हिंदी कहानी का विकास। उसने कहा था कहानी को हिंदी कहानी के विकास के प्रथम सोपान की महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है। उसने कहा था जो कहानी है उस कहानी को हिंदी कहानी के विकास के प्रथम सोपान की महत्वपूर्ण कहानी मानने का यह हकदार बना है, क्योंकि यह कहानी ही कुछ ऐसी है जिसमें नई नई बातों को, खासकर फ्लैशबैक विधा को जो है उन्होंने सबसे पहले लिखने का कोशिश किया था। और उसमें जो व्यक्ति किसी दुख में होता है वो किस प्रकार से बर्ताव करता है, वह एक छोटी सी गुड़िया और छोटे से बालक को लेकर जो है उन्होंने प्रकाशित करने का प्रयास किया था। उसने कहा था कहानी को हिंदी कहानी के विकास क्रम के प्रथम सोपान की महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है, क्योंकि उसने कहा था कहानी के माध्यम से ही हिंदी जगत में कहानी लिखने का बहुत बड़ा प्रचलन चालू हो गया, जो आज तक भी चालू है। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, जिसकी समय सीमा 1916 से लेकर 1936 तक का यह चलती है, उर्दू में लिखा उनका पहला कहानी संग्रह, यानी प्रेमचंद का, हम प्रेमचंद की बात कर रहे हैं, तो उनका पहला जो संग्रह है वह सोजे वतन नाम से जाना जाता है, और इसको अंग्रेज सरकार ने जो है जब्त किया था। उसके पश्चात प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे प्रेमचंद। उर्दू में नवाबरान नाम से लिखते हुए वे हिंदी में आते हैं, और हिंदी जगत में वे अपना जो मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, उसे छोड़कर वे प्रेमचंद नाम जोड़ लेते हैं और साहित्य सृजन करने लगते हैं। उनकी पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर है, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो परीक्षार्थी यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जो प्रश्नों का जो स्वरूप बनता है वह या तो काल विभाजन को लेकर हो सकता है, या फिर विधा विशेष से तो लेकर होता है, या प्रमुख रचनाकार के नाम से तो भी होता है। उसको मिलान करना होता है, मैच द फॉलोइंग जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उसी प्रकार मिलान करना होता है। तो हो सकता है कहीं पर भी प्रश्न पूछे जाए, कहीं से भी प्रश्न उठाए जाए। यह कतई निर्देश नहीं दिया गया कि मतलब इस विभाग में केवल इसी से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, जबकि ऐसा देना चाहिए। तो उनकी पहली हिंदी कहानी पंचपरमेश्वर थी, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी अंतिम कहानी कफन नाम से है, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियां लिखी, जो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित हैं। माने मानसरोवर उन कहानी संग्रहों का नाम है, उसके 8 खंड हैं। उन 8 खंडों में प्रेमचंद ने जितने भी कहानियां लिखी उन सभी कहानियों को प्रविष्ट किया गया है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ग्रहदाह, परीक्षा, आप बीती, सवासेर गेहूं, उसके पश्चात है आत्माराम, सुजान भगत,
कज़ाकी, शतरंज की खिलाड़ी, उसके पश्चात बड़े भाई साहब, नशा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, लॉटरी, पूस की रात और कफन आदि के नाम लिए जा सकते हैं। मतलब उसमें इतना मतलब कंपटीशन था, कंपटीशन यानी एक प्रकार का होड़ कि मतलब कौन मतलब समाज में प्रचलित जो रूढ़ियां हैं, जो पद्धतियां हैं, जो अंधविश्वास हैं, उन पद्धतियों को, उन अंधविश्वासों को लेकर कितनी अच्छी रचनाएं लिखी जा सकती है। एक प्रकार से सरस्वती और इंदु ये दो पत्रिकाओं में लगी थी, जिसके संचालक प्रसाद थे और एक तरफ प्रेमचंद थे। उन दोनों ने जो है लगभग एक जैसे ही मतलब कालांतर में लिखना शुरू किया था, लेकिन दोनों की स्थिति जो है अलग है। दोनों की स्थितियों में, दोनों के काम करने के तरीके में अलगता है, थोड़ी सी विशेषता है। इसलिए तो प्रेमचंद की जो कहानियां हैं वह यथार्थ होती थी, आदर्शवादी रूप को लेकर होती थी। उनके जो चरित्र चित्रण थे, उनके जो पात्र हुआ करते थे, वे पात्र सदैव संघर्षशील रहते थे। इसलिए प्रेमचंद जो है हिंदी कहानी के एक महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में, साहित्यकार के रूप में अपना परिचय देते हैं। प्रेमचंद युग के कहानीकारों में अब यहाँ पर दो खेमे में बट गया था, एक इंदुमती के यानी प्रसाद के गुट में और दूसरे प्रेमचंद के इसमें। तो प्रेमचंद युग के कहानीकारों में विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, राय कृष्णदास, पांडेय बेचैन शर्मा उग्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, यशपाल आदि प्रमुख हैं। यानी प्रेमचंद युग के कहानीकारों में, प्रेमचंद युग का जो कहानी लिखने की जो उनकी जो परंपरा थी, उस परंपरा में कितने सारे लोग थे यह मुझे बताने का था। मतलब विश्वंभरनाथ कौशिक भी उन्हीं के खेमे में से रहते थे, सुदर्शन, जयशंकर, ऐसे कई लोग जो है हिंदी कहानीकारों का एक बड़ा सा ग्रुप था, एक गुट था जो प्रेमचंद युग के कहानीकारों के नाम से जाना जाता था। उन्होंने एक से एक कहानियाँ लिखी। भारत को स्वतंत्रता दिलाने से लेकर स्वतंत्रता होने के बाद जो मोह भंग हुआ, उसको लेकर भी कई कहानियाँ लिखी गई, लोगों में चेतनाएं जगाने का काम किया। इसलिए विशेष बात यहाँ पर यह दिखाई देती है। अब उन लेखकों में, उन कहानीकारों में विश्वंभरनाथ कौशिक के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो कौशिक की प्रथम कहानी रक्षाबंधन 1912 में प्रकाशित हुई। इन्होंने लगभग 200 कहानियां लिखी। इनकी ताई विधवा, कर्तव्यबल, विद्रोही, पतित पावन प्रसिद्ध कहानियां हैं। इनकी कहानियों का विषय सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ रहता था। यहाँ पर जितने भी कहानियों के नाम लिए गए हैं, ताई, विधवा, कर्तव्यबल, विद्रोही, उसके बाद पतित पावन प्रसिद्ध कहानियाँ मानी जाती हैं। और इनकी कहानियों का मूल विषय रहता था सामाजिक समस्याओं का विषय, सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ रहता था। जयशंकर प्रसाद, अब देखिए यहाँ पर बात वो आ रही है, प्रेमचंद युग के एक प्रतिभाशाली कथाकार के रूप में जयशंकर प्रसाद का नाम लिया जाता है, क्योंकि दोनों का आगमन लगभग साथ ही हुआ था। इसलिए प्रेमचंद युग के प्रतिभाशाली कथाकार के रूप में जयशंकर प्रसाद का नाम अवश्य लिया जाता है। भले ही इन दोनों की कहानियों में विरोधाभास हो, विरोधाभास होना ज़रूरी ही था, क्योंकि यहाँ पर जो उनके जो थीम्स होते थे, जहाँ कहानी को जो है अंधविश्वास से बाहर निकालने की कोशिश की जाती थी, प्रसाद के द्वारा एकदम राजमहलों में रहने वाले राजादि राजों की चर्चाओं का वहाँ पर उल्लेख मिलता है। इसलिए इनकी छाया, मतलब जयशंकर प्रसाद की कृति का नाम है, इनकी छाया मतलब किसी और की छाया नहीं, इनकी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे कहानियां हैं। इनकी कहानियों में ऐतिहासिकता,
प्रेम चित्रण, काव्यात्मकता, कल्पना की प्रचुरता विद्यमान है। जयशंकर प्रसाद जो है, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें हम ऐतिहासिकता की बात को अवश्य देख सकते हैं। साथ साथ प्रेम का चित्रण भी वे बहुत उम्दे ढंग से करते हैं। काव्यात्मकता, काव्य की भी उनकी बहुत गहरी पैठ थी। अब उसके बाद एक बचता है काव्यात्मकता, कल्पना की प्रचुरता। हमारी जो बातें हैं, चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो, वो कैसे दूसरों तक पहुंच सकती हैं, इस प्रकार के वे बातें सोचकर जो है उसमें अपना योगदान दिया करते थे। सुदर्शन, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकारों में, कहानीकारों में सुदर्शन का नाम लिया जाता है। इन्होंने यानी सुदर्शन ने, सर्वनाम शब्द है वो, इन्होंने हार की जीत, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, दो मित्र, पत्थरों का सौदागर आदि कहानियाँ लिखी। इनकी कहानियों में दूरवादिता दृष्टिकोण साथ साथ अंतर्द्वंद्वी प्रधान है। तो ये जो रचनाकार देख रहे हैं, कहानीकार हम जो देख रहे हैं, वे कहानीकार कई सारी कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन उसमें जो तटस्थ भाव से किसी समस्या के प्रति लिखने की जो आदत है, वे केवल कुछ ही लोगों में रहा करती थी। इसलिए एक कहानी लिखने में दूरदृष्टि, सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ अंतर्द्वंद की प्रधानता भी मुख्य है। उपसंहार के रूप में हम देख सकते हैं कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद युग में कहानी ने अनेक स्वरूप को संवारने व निखारने का काम किया है। इस युग में जितनी भी कहानियाँ लिखी गई, उन सब का विषय लोकमंगल एवं लोकरंजन की प्रवृत्ति विद्यमान है। उसके पश्चात आते हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी देखा हमने, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी देखी हमने। अब प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी कैसे होगी, इस पर दृष्टिपात करते हैं। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी जो विषय है, जो शीर्षक है, उसकी समय सीमा शुरू होती है 1936 से लेकर 1950 तक। इस काल में कहानी केंद्रीय विधा थी, अतः इसे जीवन और जगत के विविध पक्षों के अपनी परिधि में समेटने का काम किया है। समय बदलते बदलते हर कोई सुविधाएं बदल जाती हैं। इस काल में यानी 1936 से 1945 के काल में जो है कहानी केंद्रीय विधा बन गई थी। यानी एक उसका जो परिधि था वह जो है इतना मजबूत था कि वह अपने जीवन और जगत के सभी पहलुओं पर, सभी बातों पर जो है, सभी पक्षों पर जो है अपनी परिधि में समेटकर जो है काम किया करता था। प्रगतिवादी और मनोविश्लेषणवादी कहानियां इस काल में लिखी गई थी। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानियों में हम देखते हैं कि प्रगतिवादी, प्रगतिशील विचारधारा के लोगों ने, मनोविश्लेषणवादी, मनोविश्लेषणात्मक कहानियां लिखने वाला भी एक गुट हिंदी साहित्य में जमा था। उन सभी ने जो कहानियां लिखी उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, जात पात की प्रथा, यह सब जो है निहित लगता है आज भी। उसके बाद प्रगतिवादी कहानीकार यशपाल, मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित होकर इन्होंने कहानियां लिखी। किसने? यशपाल ने। कहानी विशेष के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें प्रेमचंद की जो विशेष प्रतिभा थी, वे उसको फॉलो करते हुए उनके अनुयायी बनकर सुदर्शन हो या फिर विश्वंभरनाथ कौशिक हो, ये सभी कहानीकार जो है कहानियाँ अपने अपनी तरह से समाज में व्याप्त जो कटु बातें हैं, उन सभी बातों को वो वहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें विश्वंभरनाथ कौशिक भी जो है विशेष स्थान रखते हैं। कौशिक की प्रतिभा को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि ये जो है लगभग 200 कहानियाँ लिखे थे। विश्वंभरनाथ कौशिक की जो प्रथम कहानी है वह रक्षाबंधन नाम से 1912 में प्रकाशित हुई थी।
इन्होंने यानी विश्वम्भरनाथ कौशिक ने लगभग 200 कहानियाँ लिखी। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, परीक्षार्थियों को मैं विशेष कहना चाहता हूँ, प्रेमचंद ने केवल 300 कहानियाँ लिखी, लगभग 300। हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि मतलब इतनी ही कहानियाँ लिखी, लेकिन लगभग जो है 250 से अधिक, यानी 300 से ज़्यादा नहीं और 250 से थोड़े से अधिक। इतनी कहानियाँ लिखने के बाद भी जो है एक एक कहानी कालजयी कहानी बन चुकी है। उनकी ऐसी कोई भी कहानी नहीं कि मतलब औसत रही हो। हर कहानी में सामाजिक समस्याएं, चाहे वो दहेज प्रथा से हो, छुआछूत से हो, जात पात के कारण भड़की हुई हिंसा हो, किसी भी तरीके का, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम से ही संबंधित हो, गांधीवादी विचारधारा को अपनाने के कारण हो, प्रगतिशील विचारधारा को अपनाने के कारण, हर एक समस्या का उन्होंने अपने कहानियों के माध्यम से समाधान ढूंढने का सफल प्रयास किया है। जैसे उन्होंने केवल 300 कहानियाँ लिखी, यदि ऐसा भी अगर हम मानते हैं तो आज के संदर्भ में, आज के समय में 300 से अधिक भी कहानियाँ लिखे हैं करके अपना प्रोफाइल जो बढ़ाते हैं, उनकी वे कहानियाँ किसने पढ़ी, कब लिखे, उनमें कौन सी समस्याओं का उन्होंने उद्घाटन किया है, कहाँ तक लोगों पर असर पड़ा है, ऐसे कितनी बारीकी से किया है, इसका हम जज नहीं कर सकते हैं। प्रेमचंद ने जो है 300 ही कहानियाँ लिखी, लेकिन एक के एक, सब के सब जो है कालजयी कृतियाँ हैं। भले ही 400 भी कहानियाँ लिखे हुए कोई साहित्यकार हो सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद के स्थान को वो कभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखे ही कुछ ऐसी कहानियाँ हैं। तो विश्वम्भरनाथ कौशिक जो है लगभग 200 कहानियाँ लिखी हैं। उनकी ताई, विधवा, कर्तव्यबल, विद्रोही, पतित पावन, ये प्रसिद्ध कहानियाँ मानी जाती हैं। इनकी कहानियों का विषय सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ रहता था, चूँकि वो समय ही कुछ ऐसा था कि जहाँ पर हमेशा सामाजिक कुटिलताएँ, समाज में घट रही बुराइयाँ, उन सभी के बारे में वहाँ पर विशेष बातें चल रही थी। मतलब उन सभी तत्वों को लेकर, उन सभी परेशानियों को लेकर, उन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर उन्होंने अपने कहानी के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करने का सफल प्रयास किया है। अब यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जयशंकर प्रसाद जी का भी जो है यहाँ पर प्रतिभाशाली कहानीकार के रूप में या कथाकार के रूप में उल्लेख किया जाता है, क्योंकि वे और प्रेमचंद लगभग एक ही साथ इस क्षेत्र में आए हैं। दोनों के लेखन में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं मिल पाता है। इसलिए प्रेमचंद युग के प्रतिभाशाली कथाकार के रूप में जयशंकर प्रसाद का नाम आज भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इन्होंने छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल नामक कई कहानियों का लेखन किया था इन्होंने, क्योंकि प्रसाद और प्रेमचंद ये दो अलग अलग स्कूल्स बन गए थे। स्कूल यानी दो अलग खेमे में बन गया था, क्योंकि जहाँ हंस के माध्यम से या सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी हों, प्रेमचंद हो या फिर जयशंकर प्रसाद हो, अपने अपने रचनाओं को प्रकाशित करने का या फिर अपने अपने विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम बनाया था, लगभग उसी प्रकार अब भी जो है वही बात आने की संभावना दिखती है। एक प्रतिभाशाली कथा के रूप में उनका जब उल्लेख होता है, तब उनकी आंधी और इंद्रजाल कहानी संग्रह प्रकाशित करने की बात भी हो जाती है। इनकी कहानियों में इनकी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जयशंकर प्रसाद के लिए, वह सर्वनाम है। इनकी कहानियों में ऐतिहासिकता, प्रेम चित्रण, काव्यात्मकता, कल्पना की प्रचुरता आदि विद्यमान है। तो प्रेमचंद जो है एक अलग विधा के रचनाकार हैं और जयशंकर प्रसाद दूसरी विधा के। जब हम एक बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की जो कहानियां हैं, उनमें अधिक से अधिक ऐतिहासिकता, प्रेम चित्रण, काव्यात्मकता, कल्पना की प्रचुरता मिलती है। लेकिन ये सभी जो तत्व हैं, ये जो ऐतिहासिक तत्व है या चित्रण है, प्रेम चित्रण, काव्यात्मकता, कल्पना, ये सारी चीज़ें जो है हम प्रेमचंद के कहानियों में नहीं देखते।
वहाँ केवल और केवल समाज में जो प्रताड़ना झेल रहे हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको ही वहाँ पर विशेष रूप देने, विशेष उनके संदर्भ में लिखने का कार्य उन लोगों ने किया है। एक कहते हैं ना कि मतलब रचनाकार के सामाजिक अस्तित्व का प्रभाव उनके रचना पर भी पड़ता है। यानी रचनाकार जिस सामाजिक परिस्थितियों से होकर, जिन समाज के उन बुनियादी सिद्धांतों को जानते हुए, पहचानते हुए वो आता है, उनका प्रभाव उनकी रचनाओं में, उनकी बातों में, उनके भाषणों में हर जगह दिखाई देता है। इसलिए ये सभी जो तत्व है ये हम प्रेमचंद के इसमें नहीं देख सकते हैं, केवल जयशंकर प्रसाद के इसमें देख सकते हैं। ऐतिहासिकता, नाटक, आप उनके कोई भी नाटक ले लीजिए, जब नाटक विभाग में हम पढ़ेंगे तब देखेंगे पूरे जो है नाटक अधिक से अधिक जो है ये उनके द्वारा लिखे गए नाटक ऐतिहासिक हैं, राज दरबारों से संबंध रखने वाले वे नाटक हैं। तो ये जो कल्पनात्मकता ही, काव्यात्मकता है, ये सभी जो है मायने तो रखते हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार की जो बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है हम लोग किफ़ायती मानते हैं। इसलिए जयशंकर प्रसाद जो है वो अलग किस्म के कहानीकार के रूप में हम देख सकते हैं। उसके पश्चात आते हैं सुदर्शन। इन्होंने यानी सुदर्शन ने हार की जीत, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, दो मित्र, पत्थरों का सौदागर आदि कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। इनकी कहानियों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ अंतर्द्वंद की प्रधानता होती है, क्योंकि जब हम किसी समस्या के संदर्भ में लिखना चाहते हैं तो हम अपने अंतर्द्वंद, मतलब साथ साथ अपना जो अंतर्द्वंद चलता है वो जो है हमेशा काम करते रहता है। इसलिए हम चाहकर भी कभी कभी किसी बात का उल्लेख या फिर विरोध नहीं कर सकते हैं। यही बात जो है सुदर्शन के इसमें भी है। इसीलिए विरुद्धों के सामंजस्य करके तुलसीदास और अन्य के बारे में कहा जाता है। वो विरोध तो है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा सामंजस्य बन गया है जिससे हम वह विरोध नहीं बल्कि अपनी ही बात करके इतने आसानी से कहकर आगे चले जाते हैं। तो इनकी जितने भी कहानियाँ रही सुदर्शन की, सुधारवादी दृष्टि से लिखी गई कहानियाँ थी और अंतर्द्वंद के साथ भी मतलब लिखी गई कई कहानियाँ थी, जो पढ़ने के पश्चात लगेगा कि मतलब इसमें भारतवासियों के बारे में कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो अंतर्द्वंद किसी और प्रकार का रहा होगा। उसके पश्चात अब हम उपसंहार के रूप में अगर देखें तो उपरोक्त विवेचन के आधार पर, यानी जो बातें हमने जानी, जो बातें हमने अभी तक पढ़ी, चर्चा की, वे सभी जो है इस आधार पर, मतलब उस विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद युग में कहानी ने अपने स्वरूप को संवारने एवं निखारने का काम किया था। मतलब कहानी का जो पृष्ठभूमि वहाँ पर बन रहा था वो एक मजबूती लेकर जो है अपने विभाग को, अपने स्वरूप को संवारने का वो काम कर रहे थे। तो इस युग में जितनी भी कहानियाँ लिखी उन सब का विषय लोक मंगल एवं लोक रंजन की प्रवृत्ति विद्यमान थी। मतलब कहानी का अंतिम उद्देश्य समाज में शांति फैले, समाज के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ जैसे मिलकर रहते हैं वैसे रहें, किसी प्रकार की लड़ाई झड़ाई न हो, सब लोग आनंद से रहें। यह जो लोक मंगल एवं लोक रंजन की जो प्रवृत्ति है वह उनके कहानियों में या फिर इस युग में लिखे गए सभी कहानीकारों में दिखता है। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, इसकी समय सीमा 1936 से 1950 मानी गई है। इस काल में कहानी केंद्रीय विधा थी। मतलब ये जो 1936 मतलब प्रेमचंद के मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के उपरांत जो कहानी चली, तब जो है कई सारे कहानी आंदोलन भी चले। हालांकि यहाँ पर कहानी आंदोलन को भी लिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रश्न का स्वरूप किस प्रकार से आएगा इस पर भी थोड़ा सा विचार करना था, इसलिए उस विभाग को थोड़ा सा हम विशेष रूप से नहीं ले सके। मैं इतना बता दूं कि इसमें कई प्रकार की कहानी आंदोलन चले, जो भारत स्वतंत्र होने के बाद लोगों ने कई सारी अपेक्षाएं रखी सरकार से, लोगों से भी कई सारी अपेक्षाएं रखी गई कि हमें इस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, हमें उस प्रकार के बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति होने के कई सालों बाद भी वे जैसे के तैसे जब रह गए, तब जो है सबको गुस्सा आने लगा। सब जो है अपने साहित्यिक कृति के माध्यम से जो है उस पर विरोध दर्शाने लगे, और इन सभी विरोधों में से निकलता है कहानियों की परंपरा,
कहानी के बहुत सारे परंपराएं चल पड़े जो अलग अलग नामों से भी अभिहित किया जाता था। इसलिए ये जो कहानी की केंद्र विधा मानी गई है, अतः इससे जीवन और जगत के विविध पक्षों को अपनी अपनी परिधि में समेटने का काम किया था। प्रगतिवादी और मनोविश्लेषणवादी कहानियाँ इस काल में लिखी गई। साथ साथ प्रगतिवादी मतलब जिस व्यवस्था के हम बने हुए हैं, जिस सामाजिक व्यवस्था में हम लोग विचरण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं और कभी ना कभी उस प्रकार की वो जो विषमता है या प्रगति करने की जो लालसा है, वो सब एक न एक दिन जो है जरूर उपयोग में आएगा और अवश्य रूप से वो आगे बढ़ेगा करके उन लोगों में एक चेतना थी। इसी कारण प्रगतिवादी लेखक मनोविश्लेषणवादी मतलब समाज में रहते हुए लोग किन किन समस्याओं से जूझते हैं, उतना होते हुए भी वो अपने जीवन को जीने की लालसा क्यों रखते हैं, क्यों उनमें उतनी इच्छा होती है, वे कौन कौन से बातें बताना चाहते हैं, इन सभी बातों को भी मनोविश्लेषणात्मक लिखने की भी प्रयास किए गए। जैसे द्विवेदी जी ने जो है कई सारे ये लिखे थे, उसमें शेखर एक जीवनी भी एक मनोविश्लेषणवादी कहानी मानो या फिर उपन्यास मान सकते हैं किसी भी विधा को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मनोविश्लेषणवादी मतलब मनुष्य का उसके मानसिक तौर पर उसका विश्लेषण करना, साइकियाट्रिस्ट जैसे करते हैं, उस प्रकार की चेतना को जो है इन्होंने यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया था। और लागू ही नहीं बल्कि उस विधा को लेख कर अपने बातों को उन्होंने जो है तुल दिया था। तो कहानियाँ इस काल में प्रकाश जो प्रसिद्ध रही थी वो प्रगतिवादी और मनोविश्लेषणवादी। तो इसके साथ जो है प्रगतिवादी कहानीकारों में यशपाल बहुत सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित होकर इन्होंने कहानियाँ लिखी। मार्क्स को अपने जीवन का ध्येय समझकर या फिर मार्क्सवादी सिद्धांतों को अपनाकर, मार्क्सवादी सिद्धांतों पर चलते हुए वे कई प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं। इनकी वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान और चक्कर क्लब कहानी संग्रह है। यशपाल जो कि मार्क्सवादी चेतना से प्रगतिशील कहानी माने जाते हैं, तो वे हैं वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता। ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो है यहाँ पर देखी जा सकती हैं आसानी से। मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र विशेष रूप से आते हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में अज्ञेय, जैसे कि हमने अभी कहा, शेखर एक जीवनी, इतनी मतलब प्रसिद्ध ऐसी रचनाएं हैं जिनको हम पढ़कर बहुत सारी बातों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि मतलब हमारे जीवन में किस प्रकार के समस्याओं ने घेर लिया है, हमारे जीवन को किस प्रकार की समस्याओं ने जकड़ कर रख लिया है। अज्ञेय जो मनोविश्लेषणवादी कहानीकार, कवि, रिपोर्टाज लिखने के कारगर हस्तकार, ये बड़े हस्तकार नजर आते हैं। तो इन्होंने रोज़, खितीन बाबू, पुलिस की सिटी, हजामत का साबुन, कोठरी की बात, गैंग्रीन, ऐसे कई कहानियों का जो है लेखन किया था उन्होंने और अजरामर लेखन किया था। क्योंकि ये जितने भी मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं वो समाज में व्याप्त उन समस्याओं को अधिक तो तुल दिया था, लेकिन उसके साथ साथ जो विशेष संदर्भ इन लोगों ने ढूंढ कर निकाला वह काफ़ी चर्चा का विषय तत्कालीन समय में माना गया था। मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में हैं जैनेन्द्र, इनकी जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, पानवाला, रोगी, मिस्त्री, परित्यक्ता, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा, ऐसे कई मतलब सांकेतिक रूप से भी दर्शाने वाली कहानियाँ उन लोगों ने लिखी हैं। जो देखिए, जब हम इनके शीर्षक पढ़ रहे हैं, जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, परित्यक्ता, चौथे विवाह की पत्नी, मतलब ये सारे जो शीर्षक हैं इसको देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि मतलब तत्कालीन समाज में कौन कौन सी समस्याओं का उन लोगों ने कष्ट उठाया था। आज आपके पास जो भी हो भौतिक सुख सुविधाएँ हों, लेकिन आप जैसे एक कहानी यहाँ पर लिखी गई है, चौथे विवाह की पत्नी, मतलब जहाँ बाल विवाह करने का ही अधिकार
दंडित और खराब है करके बताया जाता है, वैसे इसमें चौथे विवाह की पत्नी, मतलब इसमें कौन सी सामाजिकता का वर्णन किया होगा, ये हम अनायास रूप से सोचने लगते हैं। तो हर एक विधा को इन्होंने जो है कहीं का मतलब यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। जैसे हिंदी साहित्य में नागार्जुन को कहते हैं कि मतलब वे जो है जहाँ लोगों की सोचने की शक्ति जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से वे लिखना आरंभ कर देते हैं। तो इसी प्रकार मनोविश्लेषणवादी कहानियों में जैनेन्द्र भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। उक्त विश्लेषण के आधार पर, यानी जो कहानी, उसकी परंपराएं, ये सब हमने जो देखा है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंदोत्तर कहानी या प्रेमचंदोत्तर कालीन कथाकारों ने मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ लिखी। कहानी में घटना विरलता के साथ साथ व्यक्ति चरित्र पर बल दिया जाने लगा। उसके साथ तो ये जो बातें थी उसमें हम लोग देखते हैं कि जो संदर्भ यहाँ पर दिए जा रहे हैं वे संदर्भ हम इसलिए देखते हैं कि ये जो कहानियाँ लिखी जाने लगी थी, उन कहानियों को लिखने का एकमात्र कारण यह था कि समाज में व्याप्त जो बातें हैं, जो खंडित प्रथाएं थी, उन प्रथाओं को वो किस प्रकार से देख सकते हैं, उन कहानियों के माध्यम से उस पर कैसे मात कर सकते हैं, ये सारी जो चीज़ें जो है इसके माध्यम से लिखी गई थी। और इन कहानियों में अधिकतर जो कहानियाँ थी उनका जो संदर्भ था वो सब का सब समाज में व्याप्त रूढ़ियों, परंपराओं, उनका किस प्रकार से प्रचलन समाज में बैठा हुआ था, उसकी वे चर्चा करते हैं। और साथ साथ जो बातें उसमें बताई जाती हैं कि इसमें चरित्र चित्रण थोड़ा सा कम मिलता है। जैसे हम प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियाँ अगर लेते हैं तो उसमें केवल जो है मूल्यों से संबंधित कहानियाँ दी जाती थी, नैतिक मूल्यों को कैसे संजो कर रखना है, इनसे संबंधित कहानियाँ थी। जब प्रेमचंद युग में आए, प्रेमचंद युगीन कहानियों को हम देखते हैं तो वहाँ पर आदर्शवादी की भूमिका जो है अधिक रूप में मिलती है, क्योंकि वहाँ पर समाज का जो चित्रण वहाँ पर किया जाता था, समाज में अंधविश्वास था, साथ साथ दूसरे जो कटु प्रवचन कहे जाते हैं या फिर दूसरे समाज को एक गलत राह पर चलने वाली जो बातें थी वे भी यहाँ पर उद्यमित थी। भारत स्वतंत्र न होने के कारण अंग्रेज़ों पे वे कैसे अधिकार जमाने के पक्ष में थे, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इन कहानियों के माध्यम से देख सकते हैं, चाहे वो प्रेमचंद पूर्व हो, प्रेमचंद युगीन हो या फिर प्रेमचंदोत्तर कहानियों के माध्यम से, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से लिंकअप करते हुए यदि हम पढ़ते हैं तो सुदर्शन हो, विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक हो, ये सारे जो है हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो प्रगतिवादी कहानीकार हों या फिर मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हों, इन सभी से हम ये विश्लेषण कर सकते हैं कि हिंदी कहानी की जो परंपरा है बहुत महान परंपरा है। इसने जो हिंदी साहित्य को प्रगाढ़ मजबूती प्रदान की है वो शायद किसी अन्य विधा ने की होगी। तो इस पाठ के अंतर्गत, यानी यह जो कंटेंट के विषय में आता है, यह हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो चौथा काल है, आधुनिक काल, उसमें गद्य विधाएं, गद्य में भी खासकर साहित्यिक विधाएं और उनकी विशेषताओं में आज हमने कहानी की विशेषताएं, कहानी कितने विभागों में विभाजित की गई है, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंद उत्तर, इस प्रकार से उसका अध्ययन किया था। इसके प्रश्न भी आने वाली कड़ी में हम देने का प्रयास करेंगे। आपके शुभकामनाओं सहित एक नए विषय के साथ हम पुनः मिलेंगे, इस उम्मीद के साथ। नमस्कार।